अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुशामदीद। और मैं हूँ मारिया नज़ीर और मैं हूँ आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में बहुत सी आज हम स्टोरीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ की। और अब सबसे बड़ी खबर आज की ये कि पाकिस्तान का मैच है और अभी साउथ अफ्रीका के साथ मैच चल रहा है और पाकिस्तान की 20 रन पर पहली विकेट चली गई है। अब्दुल्ला शफीक पवेलियन लौट गए हैं, जबकि टीम में आज कुछ चेंजिंग्स भी की गई हैं। और इस टीम के बारे में ये भी कहा जाता है कि 400 तक आसानी से स्कोर कर लेती है। जनूबी अफ्रीका की टीम की हम बात कर रहे हैं। तो खैर, हमारे कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। ये फैसला कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है पाकिस्तान का, जो अगर हम बात करें पिछले मैचेस की जो तसलसल एक बरकरार था, शिकस्त का, जीत का तसलसल इसे मारिया बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। उसके बाद आज की जीत एक तो कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या कोई शिकस्त की गुंजाइश बचती है वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, तमाम तरह सिचुएशन पर हम बात करेंगे आज पाकिस्तान लाइव में। एक तो हम क्रिकेट की बात करेंगे, साथ ही साथ हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को भी टच करेंगे और साथ ही साथ इंटरनेशनल देखें तो गजा में इस वक्त क्या सूरत हाल है उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, सारिफिन को काफी मुश्किलात का सामना है। लिमिटेड टाइम के लिए गैस अवेलेबल होगी, बाकायदा शेड्यूल जारी किया गया है कि दिन में इतने बजे गैस मिलेगी। ऐसा ही है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे तो शिकस्त की कोई गुंजाइश नहीं है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का अहम मुकाबला है। शाहीनों की बैटिंग जारी है, जबकि कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। तो पाकिस्तान में मिसाइल जो हैं वो एक नहीं है, उन पर उनकी तजावीज़ तो उन पर दे दी जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इकदाम उन पर नहीं होते। सर्दियों में गैस महंगी होने के साथ नायाब भी हो गई है। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने खबरदार कर दिया है। कहते हैं सारिफिन को गैस दवा की तरह सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम मिलेगी। घरेलू सारिफिन को मजमूई तौर पर 8 घंटे गैस सप्लाई यकीनी बनाएंगे। घरेलू सारिफिन को LPG पर जाना पड़ेगा। मुल्क में जितनी गैस है उसके मुताबिक सर्दियों में सप्लाई होगी। तो ये सूरत हाल है गैस के हवाले से कि गैस की सप्लाई नहीं है। टाइमिंग बता दी गई है कि इस टाइम पर जो है वो गैस मिलेगी, तो आवाम को जो है रेडी कर दिया गया है। जी हाँ, और बाकायदा शेड्यूल बताया गया है कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको गैस मिलेगी और दिन में सिर्फ 3 बार आपको गैस मिल सकेगी। और उसके बाद गैस इस तरह से गायब होती है जैसे एग्जिस्ट नहीं करती है। गर्मियों में पाकिस्तानी अवाम पर बिजली गिराई जाती है। गर्मी अगर आ जाए तो बिजली नहीं है इस मुल्क में, सर्दी आ जाए तो गैस नहीं है। और सर्दियां अब करीब हैं, महंगाई बढ़ चुकी है और गैस की कीमतों में 200% तक इजाफे का कह दिया गया है। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली के बयान ने अवाम के होश उड़ा दिए हैं। मुल्क में गैस के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो रहे हैं। और पाकिस्तान में कुदरती गैस के ज़खायर की बात करें तो पाकिस्तान कुदरती गैस रखने वाला दुनिया का 29वां बड़ा मुल्क है। मुल्क में सालाना 15,90,904 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इस्तेमाल की जाती है। और गैस बहरान की ये दस्तक है। पाकिस्तान में कुदरती गैस के ज़खायर कितने रह गए हैं? पाकिस्तान में पूरे साल में 7,352 क्यूसिक गैस इस्तेमाल होती है। कुदरती गैस की कुल पैदावार भी आपको बता रहे हैं, ये आप फिगर्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान अपनी कुदरती गैस का 3% दरामद भी करता है। पाकिस्तान में 78% घरानों को कुदरती गैस तक रसाई ही हासिल नहीं है। जी हाँ, अगर नए ज़खायर दरियाफ्त ना किए तो पाकिस्तान में गैस के ज़खायर 12 साल बाद ख़त्म हो जाएंगे। ये बड़ी ही तशवीश तलब बात है कि 12 साल बाद गैस के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे अगर ज़खायर दरियाफ्त ना किए गए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ये जो फिगर्स हम बता रहे हैं अपने व्यूअर्स को कि अगले 12 साल तक हमारे पास गैस ख़त्म हो जाएगी, 12 साल तक की गैस मौजूद है, अगर नए ज़खायर दरियाफ्त नहीं किए जाते तो पाकिस्तान ये वो मुल्क है जो कुदरती गैस, कुदरती ज़खायर से माला माल है। तो कहाँ पर यहाँ पर स्ट्रैटेजीज लैक करती हैं कि अगले 12 साल तक सिर्फ गैस और उसके बाद नहीं है? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, अगर इसी तरह से हम अपनी कुदरती गैस इस्तेमाल करते रहें तो वो 12-13 साल के बाद ये गैस नापैद हो जाएगी। अब ये था कि एक्सप्लोरेशन पॉलिसीज जो हैं वो तमाम हुकूमतें बनाती हैं, वो लाइसेंस देती हैं एक्सप्लोरेशन के और ऑफशोर भी देती हैं, दीगर भी देती हैं। हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट जिस हवाले से काबिल जिक्र जिसको हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं वो नहीं आ रही है। और हमारे पास ज़खायर कहीं ना कहीं मौजूद होंगे, डेफिनेटली वर्किंग हुई है। काफ़ी सारी टीमें जो है वो आई भी बाहर से, लेकिन कुछ को कामयाबी मिली और कुछ को कामयाबी ना मिली। अब ये है कि जो गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं चूल्हों में, पूरी दुनिया में शायद हम वाहिद मुल्क हैं जो कुदरती। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अरशद एच अब्बासी माहिर तवानाई हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
अर्शद साहब, भी जो फिगर्स हम अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं ये बहुत अलार्मिंग हैं। यानी 12 साल की सिर्फ हमारे पास कुदरती गैस मौजूद है और 12 साल के बाद क्या सिचुएशन होने वाली है, और जिस तरह से अभी गैस की भी लोड शेडिंग चल रही है तो ये मामला किस तरफ जाएंगे और कुदरती गैस के ज़खायर अब कितने बाकी हैं हमारे पास? देखिए, ये तो बात काफी हद तक ठीक है। अगर जो एग्जिस्टिंग रिजर्व गैस की हैं वो 14 से 15 साल तक ही चलेंगे, अगर ये स्पीड हमारी रही कंजम्पशन। लेकिन ये लोग नहीं बता रहे कि शेल गैस के ऊपर 2015 में बड़ा काम हुआ, उसके बाद शायद मैं वाहिद बंदा हूँ जो अमेरिका मार्शल शेल गैस बेसन पे ट्रेनिंग भी करके आया। पाकिस्तान के पास अगर 8 बिलियन BCF गैस डेली भी इस्तेमाल हो तो हमारे 100 साल के लिए काफी है। लेकिन उसके लिए भी जो 4 पेज की पॉलिसी है वो नहीं है अभी तक। तो अब पॉलिसी कौन करेगा, ये कौन काम करता है? आपको पता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी किस तरह की है, तो किस तरह की मिनिस्टर किस तरह का आया हुआ है। ये अगर कोई यहाँ पे आज भी कोई ऐसा सिंसियर बंदा आ जाए तो 2 हफ्ते के बाद शेल पॉलिसी आ जाए। जब वो आ जाएगी तो फिर दुनिया में इन्वेस्टर्स भी आएंगे और वो ऐसी फ्रेंडली है जहाँ पे कोई बैरियर्स ना हो, जिनको सेफ्टी NOCs ना लेने पड़े। एक तो ये सोल्यूशन है। दूसरा एक नया सोल्यूशन, बल्कि सच्ची बात हूँ मैं आपको प्रोग्राम में डिस्क्लोज ही कर देता हूँ कि अब एक और भी सोल्यूशन आगे हुए हैं जो प्रैक्टिकल हैं, डूएबल हैं। शायद वो अगले हफ्ते तक ओगरा शायद इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें तो हम इसको कवर कर सकते हैं। रही ये वाली बात कि हमने डोमेस्टिक गैस, बाकी हमने रूथलेसली हमारे जो अभी स्पीकर थे नेशनल असेंबली के, गाँव गैस बची, गैस गाँव पहुँचाना ये बेसिकली जुर्म और एक क्राइम था कि हमने गैस को ऐसे ही बांटा। देखें इस्लामाबाद में तो ये मशहूर था कि लोग कहते माचिस नहीं लेते थे, कहते थे यार चूल्हे जलते रंची क्या बिल है, 100-150 रुपये बिल आता है। तो हमने इस तरह इसको यूजर इस्तेमाल। अच्छा अर्शद साहब, आज से 5 साल पीछे चले जाएं अगर, तो ये एक वो भी दौर था हर वक्त गैस आती थी, घर में गीज़र गैस पर चल रहे होते थे, हर चीज़ सर्दियों में बिला वजह कमरों को ठंडा गर्म करने के लिए हीटर चल रहे हैं, चूल्हे चल रहे हैं और चले जा रहे हैं पूरा दिन। सर्दियों की मैं बात कर रही हूँ। और पिछले 3 से 4 सालों में हमने देखा है कि ये तनासुब बहुत हद तक कम हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि एक वाफिर मिकदार में बहुत बेदरीग इस्तेमाल किया गया है? क्या ये भी एक रीज़न हो सकती है कि अब गैस हमें लिमिटेड टाइम पर अवेलेबल हो रही है सिर्फ? देखिए, ऑब्वियसली हमने इसका बेजा इस्तेमाल किया है, नहीं बल्ले। हाँ, अच्छा, तो अब आपको मैं बताऊं कि इतना रूथलेस इसका इस्तेमाल हुआ है। और फिर दूसरी बात है, नई एक्सप्लोरेशन नहीं हुई। अभी भी पाकिस्तान का तकरीबन 50% एरिया एक्सप्लोर नहीं हुआ। अच्छा, उसकी वजह बड़ी डिफरेंट है। इसके लिए एक 2018 में एक स्टडी करके इमरान खान को दी थी, हेल्प उसका नाम है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, कि देखिए ये आप ऐसे फ्रेंडली पॉलिसी बनाएं जहां ब्यूरोक्रेसी को कम करें ताकि यहाँ के आके यूनिफॉर्म करें, चाहे वो शेल यूनिफॉर्म एक्रीज करें, चाहे वो शेल हो, कोल्ड बैक मीथेन हो या गैस हो, वो आके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करें और आपके तो पैसे ही नहीं लग रहे, आप तो खाली फ्रेंडली पॉलिसी बनानी है। लेकिन चूंकि एक जिसे कहते हैं ना कि जो बंदा ब्यूरोक्रेट होता है, जो बड़ा अफसर होता है, उसको अपना ख्याल होता है, उसका पाकिस्तान का ख्याल तो नहीं होता। मैंने पाकिस्तान में बड़े कम बंदे देखे, मैंने वर्ल्ड बैंक में भी काम किया। अर्शद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक सिंसियर बंदा भी आ जाए ना, एक सिंसियर बंदा। अच्छा अर्शद साहब, अभी आपने जो बात की कि 50% ऐसे एरियाज हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, एक तो वो बता दें वो कौन से हैं, और आसान अल्फाज भी जो आम इंसान को भी समझ आ जाए कि किस तरह की हमें इमीडिएट पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है कि वो जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं वहाँ से हम कुदरती गैस के ज़खायर लाएं तो 100 साल तक की गैस हमारे पास होगी। देखिए, मैं आपको इस टेलीफोनिक टॉक में वो मैप तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बलूचिस्तान के एरियाज हैं, अभी बलूचिस्तान में काम शुरू हुआ है, और स्पेशली रन ऑफ कच्छ का एरिया और हमारा एरिया जो लगता है इंडियन बॉर्डर के साथ बावलपुर में जो लगता है राजस्थान के साथ। अब देखिए, हमारे तकरीबन 2 किलोमीटर बॉर्डर से 2 लाख बैरल ऑयल निकाल रहे हैं इंडियन, जबकि हम वहाँ पे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जा ही नहीं सकते। उसकी और वजूहत हैं, बड़ी डिफेंस की ये है वो है। हालांकि इसके मतलब बड़ी स्टडी भी करके दी कि देखिए जी, आप जितना इंडियंस वो अगर हम वो ऑयल भी यहाँ से फ्लो होके जा, ये भी देखिए आप, और
ये प्रूवन है, यानी समझें कि एक साइंटिफिकली प्रूवन है, ये कोई सियासी बात नहीं है। बिल्कुल। मसला अच्छा अर्शद साहब, अभी निगरान सेटअप जो भी कर रहे हैं वैसे तो बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, जिस तरह से बॉलर को लगाम डाली है और बाकी माफियाज को स्मगलिंग पे बड़ा हद तक काबू पाया है। आपको लग रहा है कि उनके पाइपलाइन में या ऐसा कोई प्लान है और कि इस पर काम किया जा सके? इस निगरान सेटअप से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, एक ही उम्मीद लगाई जा सकती है कि हम ये जो ऑयल एंड गैस है और पावर सेक्टर है, इसको एनर्जी सिक्योरिटी का जी आप अगर इसको एनर्जी सिक्योरिटी का हिस्सा दें, और ये सच्ची बात, ये बात करनी पड़ेगी कि ये अगर आर्मी इसको टेक ओवर कर ले तब पॉसिबल है। ये वाला वजीर से तो नहीं हो सकती। देखिए जी, ये तो मैं आपको क्या बताऊं आपको, एक ऐसा वजीर जिसको SCCP से टर्मिनेट किया गया 2016 में। हमारे पास देखिए एक बात है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में आपकी जो सुनने वाले अर्शद साहब, जो बेजा केसेस खुल जाते हैं, जिस तरह से हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, फिर कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जाता। ये बात नहीं है। पता है पाकिस्तान में मैनूवरिंग, मैनिपुलेटिंग, बंदा ऊपर 5 किया, ये किया, वो किया, बैरट को आप एक बंदा पाकिस्तान में आपको बैरट पे नहीं मिलेगा। तो अब एक इनकॉम्पिटेंट बंदा ऊपर आएगा तो वो वही करेगा कि जो इनकॉम्पिटेंट बंदा है जो उसको सही बात ना बताए। तो इसमें नहीं हो सकता अनटिल अनलेस, जो कि मैंने आज से 4 साल पहले लेटर भी लिखा था, बड़ा क्लैरिटी में बात भी हुई थी आर्मी चीफ को कि सुने, एनर्जी सिक्योरिटी जिस तरह अमेरिका ने डिक्लेयर की कि ये हमारा इसी तरह ही है जिस तरह हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, इंडिया में भी ऐसे ही हुआ। जब तक हम ये नहीं करेंगे ऐसे कि जैसे सरहदों की हिफाजत करनी होती है कि हमने ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर। सर वक्त की कमी है, ये इतना वास्ट टॉपिक है जिसपे बहुत आप जो सजेशंस दे रहे हैं वो बहुत काबिल कदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद एच अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर तवानाई हैं। तो कुदरती गैस के जो ज़खायर हैं वो आए रोज़ कम हो रहे हैं और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि अगले 10 से 15 साल की गैस पाकिस्तान के पास 12 साल का कह रहे हैं कि उसके बाद तो गैस आपको शायद मिले ना। लेकिन जो अर्शद साहब बता रहे थे कि हमें इस तरह की पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है और सिर्फ एक सिंसियर बंदा भी अगर मिल जाए तो आपके पास 100 साल की गैस मौजूद हो सकती है। पाकिस्तान में 50% जगह ऐसी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, अगर वो एक्सप्लोर्ड हो जाए तो हमें बहुत से कुदरती ज़खायर वहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये तो अब देखना है कि आगे चल के फ्यूचर में क्या प्लानिंग इस हवाले से होती है। ज़रा सियासी मंजरनामे को टच करते हैं। वहाँ पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि मौलाना फजल रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल में अहम पेशरफ, सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ और जुनेद अकबर शामिल थे। मुलाकात मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में वाक़ रहायशगाह में 2018 के बाद पहली मरतबा PTI का वफ्द JUI क़यादत से मिला है और PTI रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की है। गुज़श्ता दिनों मौलाना के साथ मुलाकात हुई है। सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए, मौलाना फजल रहमान ने यह कहा है। चेयरमैन PTI समेत सबकी मर्जी इस मुलाकात में शामिल थी। जी हाँ, आपको साथ साथ बताएं कि जरदारी मोहम्मद अली दुरानी से भी मुलाकात हुई। सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए, मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया है। चेयरमैन PTI समेत सबकी मर्जी मुलाकात में शामिल थी। असद कैसर की जानिब से ये कहा गया है, हम फातह खानी के लिए आए थे और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। सियासी लोग बैठते हैं तो मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात भी होती है और मुलाकात भी होती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर KPK इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार फिरदौस, सियासी मंजरनामे में ये बड़ी डेवलपमेंट है कि 2 बड़े सियासी जो हरीफ हैं उनका मिलना कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है ये? देखें, ऑब्वियसली JUI और PTI एक कंटेस्टिंग टर्फ पर हैं और दोनों पाकिस्तान की ऑलमोस्ट नेशनल जो है वो पार्टीज़ हैं जिनकी अक्सरियत भी है और इलेक्शन का सीज़न भी आ रहा है। लेकिन दोनों के दरमियान में एक हिस्ट्री है कि ये ज़ाती चपकलिश की भी और ऑब्वियसली ताल्लुकात माजी में कभी कोई अच्छे नहीं रहे, बल्कि डायरेक्ट अटैक्स भी किए गए हैं और इनडायरेक्ट अटैक्स भी एक दूसरे पर कई तकारीर में और फिज़िकली भी की गई हैं इक़दाम अमाल के ज़रिए। जो हालिया मुलाकात हुई है और जो JUI और PTI के जो रहनुमा आपस में मिले हैं, जो ज़राए से बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि ऑब्वियसली ये ब्रेकिंग द आइस का एक प्रोसीजर है, यानी कुर्बत बनाने का एक पहला ज़रिया है
जो पार कर चुके हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया कि मोहम्मद अली दुरानी साहब इससे पहले मुलाकात जो है वो कर चुके हैं, जब जराये से बात की गई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उनको इसलिए भेजा गया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की रजामंदी जो है वो शामिल हो ताकि इन दोनों पार्टियों की आपस में मुलाकात हो। ऑब्वियसली उसके लिए जो तरीकाकार अपनाया गया उसमें पश्तून रिवायात और जो पॉलिटिकल हमारी रिवायात है पाकिस्तान की, उसको मद्देनज़र रखते हुए JUI ने के तर्जुमान से जब बात हुई, उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि ऑब्वियसली ये एक करीब आने का सिलसिला है, लेकिन कोई फॉर्मली कोई बात नहीं हुई अभी सियासी मंजरनामे पर, बल्कि दुआ के लिए गए थे। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मदर इन लॉ है उनकी वफात हुई थी, तो उनकी दुआ के लिए गए। इससे पहले कभी जब भी तहरीक इंसाफ दो अदवार में गुजरी है, उन्होंने कभी JUI के करीब कोई जेस्चर नहीं दिया कि दोनों के दरमियान में बात हो सके। पहली बार है। लेकिन इफ्तिखार फिरदौस साहब, जो भी मामला हो, लेकिन हम देखते हैं कि अगर सियासी रहनुमा कहीं भी बैठ जाएं, कोई भी मौका हो, किसी भी वजह से बैठना पड़ जाए, सियासी मंजरनामा हमेशा डिस्कस होता है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियों के जो जराए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि PTI एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है कि उनको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल बैठकर जो है वो बात करनी चाहिए। PTI के बेशतर रहनुमा जो इस मीटिंग के अंदर थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक जो है वो की है, लेकिन इसमें कोई फॉर्मल बात हुई इसकी किसी ने अभी तक तस्दीक नहीं की। ये एक पहला स्टेप तो हो सकता है इस तरफ जाने के लिए, लेकिन बाकायदा तौर पर अगर इस मीटिंग का ये मकसद लिया जाए कि सारी बातें आज ही डिस्कस हुई, तो मेरे ख्याल में ये बात नहीं, बल्कि ये एक पहला स्टेप है और आइंदा भी उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। बल्कि JUIF ने वेलकम किया है कि ये पॉलिटिकल एक मूव है। और चूंकि अच्छा इफ्तिखार फिरदौस साहब, दोनों जमातें वैसे भी कौमी मुफाहमत की बात कर रही थी और JUIF की जानिब से कहा गया कि PTI को सबसे पहले अप्रोच किया जाएगा, तो ये अच्छा मौका है कि कहीं से जो एक स्टार्ट ले लिया गया दोनों जमातों की जानिब से। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में सियासी हालात और मजबूरी को देखते हुए भी है, क्योंकि अभी भी इलेक्शन की पूरी अनाउंसमेंट नहीं हुई और आपने हालिया दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टैंस देखा होगा, वो कोई ज़्यादा प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, बल्कि वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट धमकी देते हुए उन्होंने ये बात की थी कि हमें जो है वो इलेक्शन हर सूरत में चाहिए। मेरे ख्याल में PTI का इस टाइम पर करीब आना, क्योंकि एक तो दोनों के मफादात इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन सेम है, लेकिन दूसरी एक बड़ी बात जिसकी जो है पूरे तरीके से तस्दीक नहीं है, लेकिन बातें बैकग्राउंड में जिन जराए से जो है वो की गई, वो इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि ये भी बईद अज़कल बात नहीं कि JUIF और PTI मिलकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना डिटेल एनालिसिस हवाले से दे रहे थे। हमारे साथ बैरिस्टर सैफ इस वक्त मौजूद है और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जलील जान भी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा JUIF हैं। सबसे पहले बैरिस्टर सैफ आपके पास आएंगे। कल जो ये अहम मुलाकात हुई है और जो सियासत को समझते हैं और आम आवाम भी बड़ा हैरान है कि ये दो सियासी जमातें जो कि बड़ी हरीफ रही हैं माजी में, ये दो जमातें आज जो हैं वो बैठ चुकी हैं साथ और बातचीत हुई है। इस हवाले से पहले तो इस मुलाकात के हवाले से बताइएगा। बात यह है जी कि मैं समझता हूँ कि इसमें इतना जो बहस मुबाहिसा चल पड़ा है, मैं नहीं समझता कि इसकी कोई खास जो है वजूहात हैं और कोई जो है इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश है जिस पर जो है डिस्कस किया जाए। मैं समझता हूँ बड़ा सिंपल सा इशू था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की खुशदामन का इंतकाल हुआ था कुछ रोज पहले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ताज़ियत का इजहार जो है वो जुबानी भी किया गया था, यानी बयानात में मैंने खुद ताज़ियत की थी। और उसके बाद कल हमने जो है हमारे कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक है, ज्यादातर हमारे साबिक MNAs और एक उनमें स्वाद से हमारे MPA थे और स्पीकर असद कैसर साहब की सरबराही में मैं खुद भी शामिल था। हम गए और हमने वहाँ पे फातिहा ख्वानी की और फातिहा के बाद चूंकि हम वहाँ कुछ देर बैठे रहे तो नमाज मगरिब भी हुई। नमाज मगरिब मौलाना साहब ने पढ़ाई, हमने उनके पीछे नमाज भी पढ़ी और उसके बाद भी बैठे, उसके बाद भी बातचीत हुई। तो यकीनन सियासी बातें तो सियासतदान जब भी बैठते हैं तो सियासी मौजू है, बल्कि यहाँ पे तो अगर आप हजाम की दुकान पे बैरिस्टर साहब ये जो मुलाकात हुई है, बेशक आप कह रहे हैं कि वहाँ पर फातिह खानी के लिए आप गए थे, लेकिन क्या ये मुलाकात PTI चेयरमैन की इजाजत से हुई है या फिर आप लोग खुद चले गए थे? नहीं, देखें पार्टियों में कोई भी चीज जो है वो अपनी तरफ से नहीं की जाती। PTI के चेयरमैन तो आपको पता है जेल में है और उनसे तो हमारा रोजाना की बुनियाद पर रब्ता नहीं होता, लेकिन कोर कमेटी है जो डे टू डे इश्यूज पे फैसले करती है और कोर कमेटी में बाकायदा डिस्कस हुआ था और कोर कमेटी को पता था कि
हमने इस मुलाकात के लिए और फातिह अखवानी के लिए जाना है। और पॉलिटिकल कमेटी जिसको असद कैसर साहब हेड कर रहे हैं, उस कमेटी को ये टास्क दिया गया है कि वो सियासी पार्टियों के साथ इंटरेक्शन अपना रखें। तो उसी हवाले से हम फातिह खानी के लिए गए और वहाँ पर जो है, ठीक है, इसी वजह से ये गए थे। जलील जान, आपकी तरफ आऊंगी और आपसे भी यही सवाल करूंगी कि पीटीआई के वफ्द का मौलाना फजल रहमान से मिलना, ये यकीनन हम सबके लिए भी, यकीनन फातिह खानी के लिए गए थे, लेकिन इटसेल्फ ये बड़ी हैरत अंगेज बात भी है कि वो जमातें जो कि सियासी हरीफ रही हैं, वो आज कल जो है वो मिल बैठ कर ईद की गुफ्तगू की, नमाज भी पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शुक्रिया। हम समझते हैं कि हमारा माजी भी इस बात पर गवाह है कि हमने हमेशा सियासत में मुफाहमत को फ़रोग़ दिया है और 75 साल सियासत में देखें तो हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई शिकायत किसी सियासतदान को भी नहीं होगी कि हमने बेहतरामी की हो किसी की, या हमने गालम गलोच के साथ सियासत की हो, या हमने पुरतशद्दुद सियासत की हो। हमारा रिकॉर्ड है और हमने 4 साल जदोजहद किया, इसलिए जदोजहद किया कि हम उन रवैयों को ख़त्म करें जो रवैये जो इन्होंने बनाए थे 4 साल में, जो इन्होंने सियासतदानों से बिल्कुल 10 साल से, बल्कि सियासतदानों से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया। और हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि सियासत में मुफाहिमत जो है वो मुल्क को तरक्की की तरफ, मुफाहमत यकीनन बड़ी जरूरी है। जलील जान, जैसा आप दोनों की जमातें पीटीआई और जेयूआईएफ कौमी मुफाहमत की बात कर रही हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कल एक आगाज है इस कौमी मुफाहमत का कि अब आप पीटीआई के साथ बैठ रहे हैं आगे चल के भी, फ्यूचर में भी? देखें जी, वो आए हैं हमारे पास तो हम समझते हैं कि उनके शऊर में तब्दीली आई है, उनके रवैयों में तब्दीली आई है, उनको एहसास हुआ है कि जो हम कर रहे थे वो गलत है। आज अगर वो आए हैं तो हम इसका खैर मकदम करते हैं, एक खुश आइन बात है। और इस तरह के अगर मुफाहमती सिलसिला चल पड़ा तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान भी तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। अच्छा जलील जान, ये भी बताइएगा कि क्या मौलाना साहब ने कोई पैगाम भी पीटीआई चेयरमैन के लिए भेजा है? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है, पैगाम भेजने वाली बात तो अभी तक नहीं है। और ना ही हम पहले अपने खिताबात में मौलाना साहब ने ये कहा था कि मुझे किसी ने सवाल किया था, किसी सहाफ़ी ने, कि आप इमरान खान के मुतालिक क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो जेल में हो और मैं बाहर उसके खिलाफ बयान करूं। ये उन्होंने एक पैगाम भेजा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बाहर हूं और वो अंदर है और मैं उसके खिलाफ बात करूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जेयूआईएफ के रहनुमा जलील जान और पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद। कल की मुलाकात हुई, इस हवाले से हमने काफ़ी डिटेल गुफ्तगू की उनसे। आयशा जी हाँ, मजीद भी बहुत सी खबरें पाकिस्तान लाइव में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके खिलाफ कश्मीरी हर साल की तरह आज भी दुनिया भर में यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय अफवाज ने बगैर किसी आईनी और इखलाकी जवाब के कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। तो आज कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं, 76 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 27 अक्टूबर का दिन है। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल। अच्छा चीमा साहब, ये 76 साल मुकम्मल हो गए हैं, हम रैलियाँ निकालते हैं, हम कहते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सर 76 साल हो गए, 76 साल से हम ये सब कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये इनफ है या मजीद इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए जी, इस बात के दो हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की मजबूत फौज की वजह से हम आज भी आज़ाद कश्मीर और अपनी जो हसीयत है उसको मनवा सके हैं, एक बात। दूसरी बात इसमें अहम है कि इंडिया को जुर्रत नहीं होती कि वो आज़ाद कश्मीर या किसी और जगह पे हमला कर सके और कोई चीज़ अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है इंडिया की उसको मटीरियलाइज कर सके। तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली हम क्या कर सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकली हमने जो करना होता है उसमें तमाम जो रियासत होती है उसके जितने पिलर्स होते हैं, सियासी जमातें हैं, मीडिया है, अदारे हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, सब ने मिल के इसको आगे लेके चलना होता है। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी जमातें जब हुकूमत में होती हैं तो कश्मीर के हवाले से पॉलिसीज बोलती हैं, लेकिन जब हुकूमत से बाहर होती हैं तो वो समझती हैं ये हमारा मसला नहीं है, ये उस दौर की हुकूमत का और अदारों का मसला है। मैं समझता हूँ कि इस मसले को हल करने के लिए ये अगर आप टॉप ऑफ द लाइन रखेंगे दुनिया के सामने तो तब उसकी एक वैल्यू है। दूसरी एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जो डिस्टर्ब्ड पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से और डिस्टर्ब्ड इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से हम दुनिया में कश्मीर के मसले को उस तरह उजागर नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें करना चाहिए। बिकॉज हम जब जाते हैं दुनिया में तो हमें
पहले कहना पड़ता है जी हमारे IMF की मत करें, हमारी फाइनेंशियल खराब है, हमारी ये मसले हैं, तो हम वो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं कर पाते। और कहा ही जाता है कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है वो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी की एक्सटेंशन होती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो पिछले 75 साल में पाकिस्तान ने इसको एक्सटेंसिवली दुनिया में हाईलाइट किया है। अभी इंडिया ने G20 की एक टूरिज्म समिट करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें बहुत सारे ममालिक जो थे वो नहीं गए और बाइकआउट किया, हालांकि वो G20 का हिस्सा थे। इंडिया कश्मीर को नॉर्मलाइज करना चाहता, लेकिन आज भी वहाँ पे आपको पता है यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे लोगों की अपनी असेंबली नहीं है, सेंटर वहाँ पे हुकूमत चला रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडियन सरकार डरती है कि आज भी हमने इलेक्शन करवाए तो है वो एक वर्डिक्ट आ जाएगी। सो जो चीजें हैं वो पाकिस्तान की तरफ से करने की जरूरत है। जैसे ही पाकिस्तान में एक दफा पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तो मुझे लगता है कि हम ग्लोबली इस मसले को दोबारा हाईलाइट भी कर पाएंगे। और लेकिन चीमा साहब, जब इस मामले को इंटरनेशनली हाईलाइट किया जाता है तो इंडिया की जानिब से ये कह दिया जाता है कि हमारा पर्सनल मैटर है, और समहाउ ये जो वो बेच रहे हैं ये मंजन है, ये बिक भी रहा है इंटरनेशनली। देखिए वो इसलिए मंजन बिक रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ी अच्छी है, और आपको पता है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें अमेरिका को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए। अभी रिसेंटली जो कनाडा और इंडिया के मामलात खराब हुए तो अमेरिका ने इंतहाई साइलेंस शो की और उसने समझे कि कनाडा के की हमायत उस तरह नहीं की जिस तरह उसको करनी चाहिए थी। तो आप क्या समझते हैं कि जहां पे इंडिया अमेरिका कनाडा की हमायत नहीं कर रहा तो वेस्टर्न वर्ल्ड पाकिस्तान के केस की कैसे हमायत करेंगे? सो ये पाकिस्तान को से जो है वो थोड़ी सी पाकिस्तान को खुद से चीजें थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेंगी, और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड देन आप अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर जाके चीज को ले सकते हैं। अच्छा कमर शीमा साहब, एक बहुत लंबे अरसे तक जो हमारी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे और वो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी सबके सामने है, तो आप समझते हैं कि समहाउ बहुत अरसे से इस चीज़ पर खामोशी और आवाज़ ना उठाना ये भी एक बहुत डैमेजिंग रहा है कश्मीर कॉज के लिए? देखिए जी, ये बिल्कुल हमारे जो सियासतदान हैं उनको ये प्रायोरिटी एजेंडा होना चाहिए। देखें जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज है। हमने अपने 75 साल इस पे लगा दिए हैं। हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर डेलिब्रेशंस होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए कि हमने कश्मीर को लेके किस तरह चलना है। अगर इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को इक़दामात किए, लेकिन मसला यह है कि सियासतदान पार्लियामेंट में नहीं बैठते। एक पॉलिटिकल पार्टी आती है वो कहती है मैंने दूसरों से बात नहीं करती, दूसरे आते हैं वो कहते हैं हमने वहां बात नहीं करती। तो उससे हमारे जो खारजा अमूर के जो खारजा के महाज के हवाले से फॉरेन पॉलिसी के जो इश्यूज होते हैं वो अंडरमाइन हो जाते हैं। तो यही चीज मैं कहता हूँ कि हमें इसका नुकसान हुआ है पहले भी और मजीद होगा अगर हमने इस पे ध्यान ना दिया। और जो खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन है वो हो या कोई भी हो, ये एक कंसिस्टेंट मसला है और इस पे मीडिया को भी उतना ही रोल प्ले करना है। ये नहीं है कि आज एक दिन आ गया तो कश्मीर के हवाले से बात करें। मीडिया भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है वो निगलेक्ट करता है। चीमा साहब, मीडिया तो समहाउ अपनी ड्यूटी बिल्कुल निभा रहा है। अब कश्मीर कॉज का तो मसला सबके सामने आज 27 अक्टूबर इस पर, इसलिए शायद इस पर ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन एक अरसे से जो फ़लस्तीन में मामला चल रहा है, इसराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, समहाउ आपको लगता है कि अभी उस पर ज़्यादा बात हो रही है, इवन इंटरनेशनल मीडिया पर भी? नहीं, उसकी वजह से तो जारी बात है कश्मीर इशू की वजह से तो वो फलस्तीन इशू की वजह से तो बात हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत को और भारत के डिजाइन्स को और भारत की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को और नरेंद्र मोदी को इनको मजीद डिस्कस करने की जरूरत है। आपको पता है जब भी पाकिस्तान में नई हुकूमत आती है तो वो कोई ऐसा कदम जरूर उठाते हैं जिससे वो उस हुकूमत को डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली सेट बैक करते थे। जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब के साथ किया कि वो कह रहे थे हमने इंडिया से बात करनी है और उन्होंने कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। अब दोबारा एक हुकूमत आने वाली है, अभी भी विजिलेंट रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बिल्कुल। चीमा साहब वो एक स्टेप आगे चल रहे हैं हमसे, इसमें कोई शक नहीं है। कमर चीमा हमारे साथ मौजूद है, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, और जो कश्मीर कॉज को पिछले चंद सालों में जो डैमेज हुआ है यकीनन वो अखला अपनी जगह पर मौजूद है। हालांकि अब बयानात और ये जो चीज़ें चल रही हैं इससे थोड़ा सा वन स्टेप फॉरवर्ड होने की ज़रूरत है। ये उससे यही नतीजा निकलता है कि इंटरनल कंसेंसस की बड़ी ज़रूरत है, तभी हम हर मसले को जो है वो हल कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी ऐसा ही है। और एक और आगे बढ़ते हैं और मारिया बता रही है खबर। जी हाँ, भारतीय फौज की जफरफाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश हुई है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया है। भारतीय बॉर्डर फोर्स की बिला इश्तियाल फायरिंग शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। पाक फौज का बिला इश्तियाल फायरिंग का दंदान शिकन जवाब, दुश्मन के फौजियों के जख्मी होने की इत्तला भी हो चुकी है। तो भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से ये दरअंदाजी की कोशिश की गई है। जी हाँ, पाक फौज का बिला इश्तियाल फायरिंग का दंदान शिकन जवाब, दुश्मन के फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात भी हैं और ड्रोन को भी मार भगाया है। भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की ये कोशिश सामने आई है। भारतीय फौज के जफरफाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया है। भारतीय बॉर्डर फोर्स को बिला इश्तियाल फायरिंग शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाया गया है और पाक फौज का बिला इश्तियाल फायरिंग का दंदान शिकन जवाब दिया गया। दुश्मन के फौजियों के जख्मी होने की इत्तला भी दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन। बाबर अलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो दरअंदाजी की गई है भारत की जानिब से, हमने देखा कि भारत जो है वो अपने मज़मूम मकासद से कभी बाज नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह बरवक्त कार्रवाई करके इस मज़मूम मकासद को जो है उसको ख़त्म किया है। जी, इंडिया की तरफ से पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस से, ये वर्किंग बाउंड्री है ज़ाहिर सियालकोट के साथ जो बॉर्डर है पाकिस्तान का और मकबूजा कश्मीर का, वो वर्किंग बाउंड्री कहलाता है। और इस पे चूंकि हमारी साइड पे बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, तो वो हमारी पॉपुलेशन को, सिविलियंस को, नेते लोगों को निशाना बनाते हैं, जिससे कुछ कैजुअलिटीज होती हैं। पाकिस्तान ने हमेशा सब्र का और रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। हम टारगेट भी करते हैं तो उनके पोस्टों को टारगेट करते हैं, उनकी सिविलियन पॉपुलेशन हमने कभी टारगेट नहीं किया। और इसी वजह से अभी भी जब उन्होंने फायरिंग की है तो पाकिस्तान की जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज है, रेंजर जो तैनात हैं, भरपूर उन्होंने इंडिया का जवाब दिया। और हमेशा ये होता है जब उनको जवाब मिलता है फिर वो खामोश हो जाते हैं। ज़ाहिर इसमें नुकसान तो होता है, उनकी कैजुअलिटीज अभी भी यकीनन रिपोर्टेडली हुई हैं, मगर जिनका काफी देर से शुरू से ये वतीरा रहा है। आज चूंकि कश्मीरी यौम शाह मना रहे हैं तो इस तरह के मौके के ऊपर वैसे भी दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं। हालांकि उनको ये इस चीज की समझ आनी चाहिए कि जब फायरिंग बॉर्डर के ऊपर होगी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो उससे इशू मजीद उजागर होगा, उससे कोई तवज्जो दुनिया की हटती नहीं है। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट होती हैं, प्रोफेशनल तरीके से उनको जवाब देती हैं, मुंह तोड़ जवाब उनको मिलता है। बाकी जहाँ तक बाबर अलाउद्दीन साहब, मुंह तोड़ जवाब भी मिलता है और फिर हम देखते हैं हमारे जवाब के बाद वो खामोश भी हो जाते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम भी बड़ी ज़रूरी है कि आगे चल के या बार बार भारत इस तरह की कोई कार्रवाई ना करे। तो इस हवाले से सिफारती सतह पर क्या होना चाहिए और दीगर कौन से प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ किया जा सकता है कि भारत को रोका जाए? ये दो तरीके होते हैं। एक तो जो मैंने कहा ऑन ग्राउंड जो हमारी फोर्सेज जवाब देती हैं, प्रोफेशनल उनको मिलता है, टिट फॉर टैट, वो तो हमेशा बड़े भरपूर तरीके से मिलता है। दूसरा होता है कि आप सफारती सतह पे इस इशू को दुनिया के सामने बार बार बड़े मौसर तरीके से, भरपूर तरीके से उजागर करें। और आजकल इंडिया के खिलाफ जो एक माहौल बन रहा है, खासतौर पर कतर पे जो उनके नेवी की 8 एहलकारों को सजाए मौत की कतर की कोर्ट ने उनको सजाएं दी है। और उसके अलावा जो कनाडा में 2 मंथ्स बैक जो इंडिया की जो उन एक सिख रहनुमा का वहाँ पर कैनेडियन सिटीजन का कत्ल किया है, उसकी वजह से बाबर अलाउद्दीन साहब साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने भी हमें ज्वाइन किया है। वकार हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत की जानिब से ये जो दरअंदाजी की गई है उसका भरपूर जवाब तो दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन इसका परमानेंट हल क्या है? जी, इसमें स्टेट टू स्टेट तो परमानेंट हल यही होता है कि आप रिस्पॉन्ड करते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी की हिपोक्रेसी तो भी एक्सपोज होगी है, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में भी और इंडिया की। बाकी जो जिस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, आई थिंक 4-5 ये एक तो मेजर चीजें हैं। कनाडा में इनके साथ जो कुछ देवर एक्सपोज, रादर देयर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक्सपोज हुई है और उनका NSA का ऑफिस एक्सपोज हुआ है दोवल का, बिकॉज उनके लोग थे। फिर इस तरह अवतार सिंह खंडा का मर्डर है लंदन में, वहां पे, और फिर कतर का जिसका मेंशन हुआ, 8 उनके बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं नेवी के, जो कैप्टन रैंक का मतलब है फुल कर्नल रैंक, और फिर कुछ कमांडर्स हैं, उनको सजाए मौत सुनाई गई। और भारत के अंदर इस वक्त इतना ज्यादा प्रेशर है मोदी के अगेंस्ट। अभी मैं देख रहा था कि असदुद्दीन अवैसी वगैरह ने भी हाईलाइट किया पार्लियामेंट में कि आप लोग क्यों नहीं छुड़ा सके इनको और सजाए मौत हो गई है। इसी तरीके से भी राहुल गांधी और जो है इनका सत्यपाल मलिक है एक्स गवर्नर, उसकी बातचीत सामने आई है जिसमें बड़ा क्लियरली उसने कहा कि जो पुलवामा था बेसिकली फॉल्स फ्लैग था, और फिर इन्होंने कोशिश की और फिर इनको मुंह की खानी पड़ी। और हर दफा चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो,
आपकी वर्किंग बाउंड्रीज के क्रॉस हमेशा मुंह तोड़ जवाब ही मिला है। और आई थिंक दे शुड नॉट फॉरगेट कि जो सिर्फ रिटॉर्ट में अभिनंदन के साथ हुआ और उनके 2 जहाज भी गिरे और उसको फिर चाय पिला के भेजा गया था। तो कल रात को बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स था, उसमें आई थिंक कैजुअल्टीज हैं और अभी आपको उनकी डेथ्स की भी खबरें मिलेंगी, रिपोर्ट्स आ रही हैं। सो ऑल टोल्ड देयर लॉट ऑफ प्रेशर, जिसका हाईलाइट किया गया कि इससे देन ऑफ कोर्स आज 27 अक्टूबर है, तो यौम स्याह भी है, लेकिन इसके दौरान ये याद रखना चाहिए कि यौम स्याह तो है लेकिन इसमें लिबरेशन वॉर चल रही थी जिसमें हमने आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करवाया था। ये वो दौर है 1947-48 का। सो ऑल टोल्ड द लॉट ऑफ प्रेशर, और आई थिंक उनको हर दफा जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ती है इस दफा उनके साथ यही हुआ है। और आई थिंक इलेक्शन का भी एक फैक्टर है कि पाकिस्तान को हमेशा ये ड्रैग करता है, मोदी के वोट वगैरह लेने होते हैं, लेकिन विद इन इंडिया आई थिंक एंड आउटसाइड दे आर इन अ डॉग। और इनका जो आई थिंक नेक्सस है इजराइल के साथ, इनके 14-15 कॉरेस्पॉन्डेंट अभी फिर रहे हैं बेसिकली वहां पे जाके इजराइल का नैरेटिव चला रहे हैं। सो इस्लामिक वर्ल्ड में, अरब वर्ल्ड में आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट उठ रही है। और एक और रीजन मेरे ख्याल में है कि जो फलस्तीनियों ने जिस तरह जद्दोजहद की और फाइट किया इजराइल को, अभी भारत को खतरा है कि कश्मीर क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इनसाइड अगर ये इसी तरीके से उठते हैं तो शायद कश्मीर भी इनके हाथ से निकल जाएगा, तो एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकती है। यकीनन भारत को बड़े खदशात होंगे तभी वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन वही बात के मुंह की खानी पड़ती है हमेशा। बहुत शुक्रिया वकार हसन और बाबर अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का देने का बहुत। आगे बढ़ेंगे, भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का। Once again viewers, welcome back to Pakistan Live। हमास इसराइल जंग ने मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लिया है। अमेरिका भी इसराइल को खुश करने के चक्कर में है। इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है और शाम पर अमेरिका ने ईरानी तंसीबात पर हमला कर दिया है। शाम पर हमले की अमेरिका ने तस्दीक करते हुए कहा है कि शाम में ईरानी फ़ौज के ज़रिए इस्तेमाल मुकामात को निशाना बनाया गया है। सहूनी जारियत 21वें रोज़ भी जारी रही। गजा में शुमाल से जनूब तक इसराइली बमबारी जारी है। शहादतों की तादाद 7000 से बढ़ गई है। शोहदा में 3000 से ज़ायद बच्चे और 1700 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। 2000 के करीब फ़लस्तीनी लापता हैं, जिनके तबाहशुदा इमारतों के मलबे में दबे होने का खदशा है। जख्मियों की तादाद 18000 से बढ़ गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब हैं, साबिक सफारतकार हैं और माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब, अभी 21 रोज़ से ये जो जारहत है जारी है, बमबारी और सीज़ फायर की पहले बातें चल रही थी, लेकिन अभी भी वो सब चीज़ें पीछे चली गई हैं और अब तो क्लियरली पहले अमेरिका सिर्फ बयानबाजी तक सपोर्ट कर रहा था इसराइल को और अब वो इस जंग में कूद भी पड़ा है। तो आपको क्या लग रहा है कि आगे ये मामला कहाँ तक जाके रुकेंगे? देखिए, ये तो हमें 7 अक्टूबर को जब ये हमला हुआ है, हमास ने किया है इजराइल पे, उस दिन से लेके आज तक 21वां या 22वां रोज है इस वक्त। तो इसमें सारा कुछ पता था, दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने ही है। और वो जिस तरह से इजराइल ऐलान करता रहा कि जी अब हम ये करने लगे हैं, अब हम ये करने लगे हैं, अब पता लगा है जी कि वो ग्राउंड यानी फोर्सेस भी उनके अंदर चली गई हैं। और अब वो पक्के तरीके से हमें 2 चीजों का पता लग गया। पहली बात ये कि इजराइल जब तक अपने अज़ाइम पूरे नहीं करेगा जंग नहीं रुकेगी। दूसरी बात ये कि दुनिया, चाहे वो मुस्लिम दुनिया है, चाहे वो गैर मुस्लिम दुनिया है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है या वो यूनाइटेड स्टेट्स है, ये सारे लोग अपनी वॉचफुल आईज के अंडर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये सारे मनाजर जो आपको ये जिस तरह होता नहीं है, सड़क पे कोई हादसा हो जाए तो बजाय इसके कि ये देखें कि दोनों गाड़ियां टकराई हुई हैं, किसी को अस्पताल लेके जाएं, तो लोग सेल्फियां खींच रहे होते हैं। तो यही बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि दुनिया इस वक्त सेल्फियां देख रही है। उनको साफ नजर आ रहा है कि दूसरी तरफ निहत्ते हैं। और वो एक अजीब बात ये है कि हमास ने आप पे हमला किया, आप हमास को जाके पकड़े ना, ये फलस्तीनियों को क्यों पनिश कर रहे हैं? तो ईरान का जो कल वाला बयान है उसको जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो इजराइल को शय दे रहा है कि हमास ने उस पर हमला किया, लेकिन सजा फलस्तीनियों को मिल रही है। अच्छा, अब ये इतना हमें डिटेल में पता लग गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि दुनिया में कोई भी एक ऐसा मुल्क नहीं है, और खास तौर पे वो, अगर आप मुझसे पूछे जी इस वक्त जंग कौन रोक सकता है, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इजराइल खुद रोक सकता है, वो तो नहीं रोकेगा।
इसके बाद आता है कि जो बड़े बड़े यानी पावरफुल लोग हैं, यूनाइटेड ये जो आपकी नेशन उसकी सिक्योरिटी काउंसिल के जो P5 हैं, जिसमें आपका फ्रांस आता है, यूके आता है, चीन है, रूस है और अमेरिका है, इनमें से कोई किसी एक को आगे बढ़ना है। और उसमें अगर ये जिसका आपने भी यानी अपने मुझे सवाल से पहले किया कि अब तो वो खुल आके सामने आ गए, तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये तबाही जारी रहेगी। नंबर 1, नंबर 2 ये कि ये जंग जो है जो हमास की और इजराइल की थी, इसमें ये फलस्तीनी इसी तरह से शहीद होते रहेंगे। अच्छा साकिब साहब, एक और बात, अभी आपने जिन कंट्रीज के नाम लिए जो जंग, एक तो इजराइल खुद रोक सकते हैं और सेकेंडली जो आपने नाम लिए कि ये ममालिक जंग रोक सकते हैं, इसमें कहीं किसी मुस्लिम कंट्री का आपने नाम नहीं लिया, क्या वजह है? मुस्लिम कंट्री का इसलिए नहीं लिया कि ये जंग मुसलमानों की है ही नहीं। देखिए, ये जंग जो है वो हमास की इजराइल के साथ है। हम चूंकि देख रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान कंट्री जितनी भी 56 ममालिक हैं OIC के आपके, वो सारे देख रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो वो जज्बाती तौर पे तो साथ हैं, लेकिन जज्बात से जंग नहीं रुकती ना। आपकी दुआओं से जंग नहीं रुकेगी, आपके जज्बात से जंग नहीं रुकेगी, बयानात देने से जंग नहीं रुकेगी। तो मुसलमान ममालिक कर क्या रहे हैं? वो बयान दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 दुआएं मांग रहे हैं। इस वक्त जंग रोकनी है और वो सबको पता चल रहा है कि ये कितनी तबाही और बर्बादी हो रही है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। मुसलमानों को तो अपनी अपनी पड़ी हुई है। अच्छा साकिब साहब, ये सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि इजरायली जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आप बॉयकॉट करें, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इसको बहुत प्रमोट कर रही हैं, यानी अपनी बसात में जो जितना कर सकता है वो कर रहा है। तो ये ट्रेंड्स जो बन रहे हैं या ट्विटर पर ट्रेंडिंग में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि इजराइल को इफेक्ट कर रही हैं या कर सकती हैं आगे? देखिए जी, अगर तो इस तरह से हो कि कोका कोला या किसी प्रोडक्ट को आप बैन कर दें या ना करें तो उससे जंग रुकती, लेकिन उसमें भी मैं हैरान होता हूं देख के कि अगर आपने फर्ज करें कि यहूदी जो यानी जितने भी आइटम्स हैं आपके सामने सड़क पे यानी नजर आते हैं, मैकडोनल्ड वगैरह, इनको आपने बाइकआउट कर दिया, फेसबुक का कैसे करेंगे? आपकी तो इंटरनेट बंद हो जाएगा। आपको तो अगर आपने करना है तो फिर सबका करें। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि दामे दरमे सुखने, जो कोई जहां पे भी कुछ कर सकता है वो करे, वो कर रहे हैं, वो कर भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक्त की कमी है सर, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, साबिक सफारतकार भी हैं, और अच्छी खबरें नहीं दी उन्होंने कि जंग मजीद आगे भी फैल सकती है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमें कहा जा रहा है एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। तो पाकिस्तान लाइव का 3rd आवर है और इस घंटे में भी काफ़ी अहम खबरें हैं, अपडेट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा, PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। जी हाँ, दरख्वास्त गुजार को सबूत पेश करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार को सबूत पेश करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन 1 नवंबर को समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग से मुतालिक केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है और 1 नवंबर को इसकी समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ये समाअत करेगा। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग से मुतालिक ये केस है जो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और नोटिस भी जारी कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। PTI के खिलाफ ये ममनुआ फंडिंग का केस था जिसे अब समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का बेंच 1 नवंबर को इस अहम केस की समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा, PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और ये समाअत 1 नवंबर को होगी। दरख्वास्त गुजार को सबूत पेश करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग से मुतालिक ये केस है और समाअत भी मुकर्रर हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारी नुमाइंदा शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद है। शबिया, इस केस के हवाले से बताइएगा और साथ ही साथ 1 नवंबर को समाअत का जो है वो मुकर्रर की गई है।
जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग केस है उसमें इलेक्शन कमीशन उस केस की जो समाअत है वो मुकर्रर कर दी गई है और 1 नवंबर को जो है पीटीआई की जो ममनुआ फंडिंग केस है उसकी समाअत होगी और इसके साथ इलेक्शन कमीशन में जो ममनुआ फंडिंग केस है उसके जो सबूत है वो भी फराहम किए जाएंगे। और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद थे। हमें बता रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में ये इजाफा है। पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग से मुतालिक केस की समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है और ये समाअत अब 1 नवंबर को होगी। साथ ही साथ दरख्वास्त गुजार को सबूत पेश करने का जो है नोटिस भी दिया गया है कि सबूत लेकर अगली समाअत में आना है। 1 नवंबर को ये समाअत जो है वो मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से कि पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। ये वो मसला है जो कि काफ़ी अरसे से चल रहा था और इस पर समातें भी होती रहीं और अब इलेक्शन कमीशन का बेंच 1 नवंबर को इस पर समाअत करेगा और दरख्वास्त गुजार को सबूत पेश करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हमारी नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद थी और वो हमें इस हवाले से डिटेल्स शेयर कर रही थी कि ये केस है क्या और 1 नवंबर को समाअत होगी इस हवाले से। शहर कायद का रुख करें तो कराची में मुल्ज़िमान ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। रवां साल के इब्तदाई 10 महीनों में डकैती मज़ामत पर 89 शहरियों को अब तक कत्ल किया जा चुका है, जबकि साथ ही साथ 399 जख्मी हुए हैं। जबकि मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी और घरों में डकैतियों की 70,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। 23 अक्टूबर तक डकैती मज़ामत पर 89 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 399 जख्मी हुए। मोबाइल फोन छीनने की वारदातों के दादोशुमार होश रुबा निकले। सिर्फ रिपोर्टेड मोबाइल फोन स्नैचिंग केसेस की तादाद 22,789 है। 40,325 मोटरसाइकिलें चोरी की गयी, जबकि 5,469 शहरियों से छीनी गयी। क्राइम आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है रोडों के ऊपर, हर जगह जहाँ जाओ छीना झपटी हो रही है। लोग बैंक से पैसे निकालते हैं तो उनके ऊपर नज़र रखी जाती है और पीछे से जाते हैं उनके ऊपर वारदात कर देते हैं। लाखों रुपए सेकंडों में लेके चले आते हैं। गुलिस्तान जौहर में मैं रहता हूँ तो हर 10 मिनट में एक डकैती हो रही होती है। लूट मार छीन झपट इतना ज़्यादा है कि बस अल्लाह माफ़ करे। बच्चों को भी उठा के ले जाते हैं, फिर तावान मांगते हैं। सारी जिम्मेदारी लॉ एंड फोर्स डिपार्टमेंट की है। जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं ये उनको चाहिए कि उसको जो है ना इसको मैनेज करें। हमारी मार्केट जैनब मार्केट में हूँ मैं, हमारे ऑनर की भी चोरी हो गई अभी और क्या कहते हैं 70 भी, दूसरे की भी 70 चोरी हो गई है। मोबाइल, पैसे, नकदी, सोना, छीना झपटी, चोरी चकारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी जानिब पुलिस ज़राए का दावा है कि थानों में पुलिस नफरी कम और काम का दबाव ज्यादा है। जुहेब जिएजा, PNN कराची। तो कराची अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती शरह से परेशान शहरी घरों में महफूज है, ना ही होटलों पर। कहते हैं शहरी इस हवाले से कि पुलिस क्राइम को काबू करने में नाकाम दिखाई देती है। जी हाँ, इसी पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शायान अली हमारे साथ मौजूद हैं। शायान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है स्ट्रीट क्राइम इस कदर बढ़ गया है कि शहरियों के लिए सर का दर्द बन चुका है। इस वक्त मैं एक होटल में मौजूद हूँ। इससे कबल भी जो है इस तरह के होटल में जो है वारदात हुई थी, जिसमें जो है 10 से 12 शहरी जो कि होटल में बैठे हुए थे उनसे जो है वारदात करते हुए उनका कीमती सामान, मोबाइल फ़ोन छीनकर मुलजमान फ़रार हो गए। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। यार, इस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है, हम इस तरह से महफूज नहीं है। हम जब ऑफिस से निकलते हैं तो मोबाइल वगैरह सारी ऑफिस में रख के फिर नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो मतलब सेफ्टी कोई नहीं है। तो हुकूमत को इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमने इनसे बात की, इनका यही कहना था कि पुलिस जो है वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और मुलजमान को बर वक्त गिरफ्तार करे, जिसके बाद जो है वो इस तरह के स्ट्रीट क्राइम में जो कमी आएगी। जबकि मुलजमान जो है 10 से 20 हज़ार के मोबाइल के लिए जो है कीमती जानों को ज़ाया कर देते हैं और शहरियों को जो है बाआसानी मार देते हैं, जिस पे जो है पुलिस को न सिर्फ बयानात देने चाहिए, इसके साथ साथ जो है कार्रवाइयाँ भी करनी चाहिए ताकि जो है शहरियों को महफूज बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन दरिंद ने शहर में स्ट्रीट क्राइम कम होने का दावा किया है। कहते हैं कि शहर कायद में पुलिस की नई टीम आने से स्ट्रीट क्राइम की शरह कम हुई है। मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में भी कमी आई है। खादिम हुसैन दरिंद का मजीद कहना है कि पुलिस के जराइम पेशा अफराद से मुकाबले बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से नई टीम इन प्लेस हुई है स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है। वायलेंट क्राइम में जो लोग ज़ख्मी होकर पहुंच रहे थे हॉस्पिटल्स गन शॉट से, वो तकरीबन 1.84 उनका फिगर था डेली का, तकरीबन 2 लोग। इस अक्टूबर के महीने की जो मैं फिगर आपको बता रहा हूँ दैट इज़ 1.2
मोबाइल फ़ोन्स 83 डेली हो रहे थे, आज 73। मोटरसाइकिल्स 180 से 162 पर आ गई हैं। कार्स में भी कमी है। कराची में डकैती की बढ़ती वारदातों ने शहरियों को नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला कर दिया है। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि बढ़ती वारदातों के बायस शहरियों के जहनी दबाव में इजाफा हो रहा है। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद इस वक्त एक माहिर नफ्सियात के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा क्या डिटेल्स है और जो ये वारदातें शहर कायद में हो रही हैं, शहरियों की जो जहनी सेहत है वो इससे किस तरह मुतासर हो रही है इब्राहिम? देखिए बिल्कुल शहर कायद में गुज़श्ता कई रोज़ के दौरान स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो चुका है, जहां पर बुज़ुर्ग और दीगर अफराद, नौजवान अफराद भी परेशान हैं। वहीं पे ख़वातीन और तालबात भी शदीद परेशान भी नज़र आती हैं और जहनी बीमारियों का भी शिकार नज़र आती हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा इस्माइल साहिबा, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी। मेरे पास कई कंप्लेंट्स आती हैं कि जी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और एक बात को बार बार सोचते रहते हैं, या नींद नहीं आ रही, खौफ आ रहा है, बच्चियां हैं घरों से बाहर जाती हैं पढ़ाई के लिए, जॉब्स के लिए जा रही हैं, औरतें हो गई, मर्द हो गए, तो घर वालों को एक तरीके की टेंशन रहती है और इस टेंशन की वजह से अब अपना स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस हार्मोन्स जो आपके केमिकल हैं दिमाग के, उनको आप स्टार्ट रखते हैं एक मोटर की तरह। हमें पहले तो ये फ़र्क समझना है कि सोच और ख़याल का फ़र्क क्या है, तो हमें किस तरीके से उन ख़यालात को रोकना है या उनको झड़कना है अपने ऊपर से, हमें वो चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने आप को खुद से काउंसल कर सकते हैं। हुकूमत से भी इन्होंने मुतालबा किया कि वो भी अपना किरदार अदा करें ताकि कराची के जो अवाम हैं वो पुरसकून माहौल में जाएँ, अपना काम करें ताकि जहनी बीमारियों का शिकार ना हों। जी इलेक्शन के हवाले से आगाह करें कि आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख तजवीज़ हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को जो है इस हवाले से आगाह करेगी और तजवीज़ जो है ये की गई है 28 जनवरी आयशा तारीख बताई गई है। इससे पहले हमने देखा कि जनवरी का आखिरी हफ्ता बताया गया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अब डेट भी है, बाकायदा अनाउंस कर दी गई है कि 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे। वो जो इबहाम थे हम जो देख रहे थे वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाएंगे इसके बाद। और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह भी कर देगा। तजवीज़ करदा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। तो आम इंतखाबात के लिए 28 जनवरी 2024 की तारीख तजवीज़ कर दी गई है और 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी कर दिया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शबिया नकवी मौजूद है। शबिया नकवी, 28 जनवरी की तारीख जो है वो बता दी गई है और 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर भी आगाह कर दिया जाएगा। मज़ीद डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में जो इंतखाबात की सरगर्मियां हैं वो तेजी से जारी हैं और जो हल्का बंदियों की फाइनल तारीख है वो तो 30 नवंबर है, लेकिन कौमी इंतखाबात के लिए जो डेट है वो 28 जनवरी 2024 की जो है वो फाइनल की गई है। जराए का यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन के बाद जो है तहरीरी तौर पर इसका आगाह भी कर देगा, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तजवीज़ करदा तारीख पर इंतखाबात कराने की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। और इसके साथ साथ हम ये बताते चले कि हमारे ज़राए ने 17 अक्टूबर को भी हमने ये खबर ब्रेक की थी कि जो इंतखाबात की तारीख 22 जनवरी 2024 बरोज जो इतवार है वो तारीख दी गई है, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है और जो वोट की जो कास्ट करने की है वो ज़्यादा होती है। और इस तरह जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है अभी भी जाएगा कि 28 जनवरी की तारीख जो है उसको फाइनल किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद थी। और आपको एक बार फिर बताएं कि 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। 28 जनवरी को इलेक्शंस होंगे। 28 जनवरी का जो दिन है वो इतवार का बताया जा रहा है, तो उस दिन ये इलेक्शंस होंगे। पहले हमने देखा कि जनवरी का आखिरी हफ्ता अनाउंस किया गया था, लेकिन कोई डेट जो थी वो नहीं दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब डेट भी आ चुकी है और इस पर जो है तहरीरी तौर पर इस पर आगाह भी कर देगा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को। और इससे पहले बातें हो रही थी कि जनवरी में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब, पहले जनवरी का आखिरी हफ्ता कहा जा रहा था और अब फाइनली इलेक्शन कमीशन ने डेट भी अनाउंस कर दी है कि 28 जनवरी बरोज़ इतवार इलेक्शन होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इतना वक्त है, हल्का बंदियों का जो भी तमाम तर तैयारियाँ होती हैं वो ये 2-3 महीनों में कम्प्लीट हो जाएंगी? अभी जो आप बता रहे हैं ना 17 अक्टूबर को आपकी किसी ने खबर दी, हमें ये खबर दे दी थी 28 सितंबर को और तमाम पाकिस्तान के चैनलों में खबर आ चुकी थी कि ये जनवरी का आखिरी हफ्ता है 24 जनवरी से 28 जनवरी तक। क्योंकि 28 जनवरी का आमतौर पर संडे आ गया तो 28 जनवरी ठीक है। ये तो हमने 3 महीने पहले अंदाजा लगा लिया था। तो जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम आपको हल्का बंदियों का गजट नोटिफिकेशन कर देंगे 30 नवंबर को
इसी वक्त हमें अंदाजा लग गया था कि इलेक्शन जो है ये 27 जनवरी को हो जाएंगे। तो जब इस लिहाज से ये बात अच्छा हो गया कि इधर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी जस्टिस चीफ जस्टिस साहब ने भी 2 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के हकाम को तलब किया हुआ है, तो उन्होंने अपना ड्राफ्ट जो था, ये परसों भी मैंने इंटरव्यू दिया था कि इलेक्शन कमीशन का ड्राफ्ट जो है वो 2 नवंबर को ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने पेश कर दिया जाएगा कि हम इलेक्शन जो है वो 28 जनवरी को करवा रहे हैं। क्योंकि उसका अंदाजा होता है ना कि 54 दिन में इंतखाबात करवाने होते हैं। जब इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाता है तो इंतखाबी शेड्यूल होता है 54 दिन का। उसके अंदाजे से हमने कहा, हमें किसी ने खबर नहीं दी थी, हमने अपने अंदाजे से तर्जिया किया था कि ये 27 जनवरी हो जाएगा। बिल्कुल कवर साहब, बिल्कुल हमें याद है आप हमारे शो में आए थे, बिल्कुल हमें याद है आप हमारे शो में आए थे और आपने ये डेट अनाउंस की थी। आपका जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन कंवर साहब, उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि ऐसे बहुत सी पाकिस्तान में जगह हैं जहां जनवरी में सख्त बर्फ़बारी होती है, वहां पर आमदोरफ्त आम जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुतासर होते हैं। तो उन इलाकों में क्या प्लान होगा इलेक्शन कमीशन के पास, और क्या ये सारी बातें ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो ये सब चीज़ें हाईलाइट तो होंगी? माजी में अब तो कुछ वो सर्दियाँ जो है जिस अंदाज से आज से 20 साल पहले जो सर्दियाँ पड़ रही थी अब वो सर्दियाँ नहीं पड़ रही। आज से 20 साल पहले 97 में 3 फरवरी को इंतखाबात हो गए थे कौमी असम्बली के सूबाई असम्बलियों की, जिसमें नवाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये 3 फरवरी हो या 28 जनवरी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आजकल ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया है कि कोई सर्दी जो है ये 28 जनवरी में सर्दी का जोर टूट जाता है। तो ये सारे मामला इलेक्शन कमीशन ने सोच समझ कर किया है, इसमें सर्दी का कोई वास्ता नहीं पड़ेगा। सर्दियों के इंतजाम इलेक्शन कमीशन ने किए होते हैं, तो ये लहजा इसमें कोई नहीं होना। चंद जिलों में होगा, उसके बाद इंतजाम कर लिए जाएंगे। उनके लिए मोबाइल नारिश करूँ आपसे, मोबाइल पोलिंग स्टेशन भी बना दिए जाते हैं ताकि उस इलाके में लोग वहाँ आ जाए अपना वोट कास्ट कर दें। तो उसको होते हैं मोबाइल पोलिंग स्टेशन। तो वो भी खास जगहों पर जहाँ शदीद बर्फबारी पड़ने का अंदेशा हो वहाँ इंतजाम हो जाते हैं। लेकिन मुल्क में इंतखाबात की बड़ी सजा बन रही है, इसको आप इंतखाबात करवाने दें। आप सर्दियाँ भी अल्लाह की तरफ से आती हैं, मौसम भी अल्लाह की तरफ से आते हैं। तो ये सारे मामला जो हैं अब इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। मौसम का बहाना ना करें, क्लाइमेट का मौसमियाती की बातें ख़त्म करें। और 28 जनवरी की तारीख जो है बड़ी मुनासिब है। और 97 में 3 फरवरी को इंतखाबात हो चुके थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने थे। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन तो जैसे आपने भी कहा कि डटा हुआ है कि जनवरी के आखिरी और अब 28 जनवरी को जो है इलेक्शंस होंगे, लेकिन सियासी जमातों के खदशात अपनी जगह ही हैं। तो क्या इस हवाले से वो अदालत से भी रजू कर सकते हैं? ऐसा कोई मामला भी हम देख सकते हैं फ्यूचर में? इतना तो ज्यादा तो दबाव पड़ गया। ज़ाहिर है अवामी तौर पर सियासी जमातों का बड़ा एहतराम होता है, सियासी जमातों की पब्लिक ओपिनियन का भी एहतराम करना चाहिए। अगर कोई ज्यादा ही कोई दबाव पड़ गया तो ये तकरीबन ये 6-7 फरवरी तक बात भी जा सकती है। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि 7 फरवरी भी हो सकता है, 8 फरवरी भी हो सकता है, 5 फरवरी भी हो सकता है। 5 फरवरी तो कश्मीर डे है, उसको छोड़ दें। 7 फरवरी को भी इंतखाबात हो सकते हैं, कोई भी एक हफ्ता आगे जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है अपने ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए जो वो शेड्यूल जारी करेगा, अगर शेड्यूल जारी करते हुए मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 54 दिन में इंतखाबात करवाए होंगे। अगर ये फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात करवाए तो ये शेड्यूल 10 दिसंबर को जारी करना पड़ेगा। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, जिस तरह इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन में तहरीरी तौर पर आगाह करेगा, तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है? अगर इससे आप हमारे नाजरीन को अपडेट कर सके, आगाह कर सके, ये क्या प्रोसेस है? इलेक्शन कमीशन ने अपना इलेक्शन प्लान के तहत पूरी तैयारी मुकम्मल की हुई है। उन्होंने आज कल परसों उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने जो फॉरेन जो ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं जो 400-500 के लगभग होंगे, उनको भी उन्होंने ओपन डोर दे दिया है। उनको भी इन्विटेशन भिजवा दिया है वज़ारत ख़ारजा के जरिए कि जी आप वज़ारत ख़ारजा में अप्लाई करें और सिक्योरिटी जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी क्लियरेंस करना आपका काम है, वो वज़ारत दाखिला करेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ओपन डोर खोल दिए फॉरेन ऑब्जर्वर के लिए, और हमारी इतला के मुताबिक फॉरेन ऑब्जर्वर जो हैं वो दिसंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। तो ये सारे वो पहले आते हैं, 2 महीने पहले आते हैं। हमारे वक्त में जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था 2 महीने पहले आए थे। तो ये सारे मामला तय हो रहे हैं। पोलिंग स्टेशन का बन चुकी है, पोलिंग स्टाफ तकरीबन 9-10 लाख के लगभग उनकी अपॉइंटमेंट हो गई, रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट हो गई। का आप हैरान होंगे कि जो कागज जो होता है जिसे बैलेट पेपर छपता है वो भी इंपोर्ट हो चुका है, वो इलेक्शन कमीशन की तहरीर में आ चुका है। 50 अरब रुपया जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दे दिए गए हैं बजट के तहत।
तो ये बाईस सिक्योरिटी इदारे उन्होंने 3.5-4 लाख का अवला देने की यकीन दहानी करवा दी है। ये सारे रोड मैप तैयार है। अब ये जो क्या सरैया होती है, बाद हमारे एंकर हजरात पता नहीं कहाँ से खबरें लेके आते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए कि जनाब एक सूबे में हंगामी हालात पैदा हो रहे हैं, माशी इमरजेंसी लग रही है। ये इस तरह की ये क्या सरैया खत्म करें। आपका जो है ना, मैं आपको बड़ा लाइक करता हूँ, आपके जो है आपका जो है ये चैनल जो है भाई सही खबर देता है आपका। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि लोगों में क्या सरैया खत्म करें और तैयारी करें, पार्लिमानी बोर्ड बैठे, टिकट दे, वर्करों को दे, हौसला अफजाई करें और अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं। ये हम आपकी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने एक जो चीज़ हाईलाइट की है कि रिपोर्टिंग करते हैं और आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। कंवर साहब, अब वक्त कम रह चुके हैं। अब जैसे मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वापस आए हैं और अब ममनुआ फंडिंग का मामला भी खुल चुका है दोबारा से। इलेक्शन कमीशन ने 2 नवंबर को उसकी भी समाअत करनी है। तो अभी करंट सिनेरियो आपको क्या लग रहा है? और यानी मामला अच्छे खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे? और जो पीपल्स पार्टी भी बात करती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जहाँ तक ताल्लुक है, निगरान सेटअप की क़यादत में इलेक्शन कमीशन ये सारे मामला खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे? देखिए, ये सारे सियासी जमातों की सरबराहों पर हम कमेंट नहीं करते। वो लोग अपने वोटर्स को, अपने हामियों को मोटिवेट करने के लिए इसी तरह की बातें करते रहते हैं ताकि वो मोटिवेट रहें और अपने चैनलों के जरिए भी मीडिया में इन रहे। हमें उन पर भी जाना, हमें ग्राउंड लेवल ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है और जनवरी के आखिरी हफ्ते 27 जनवरी में इंतखाबात हो जाएंगे। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर सिचुएशन पर हम उनसे उनकी राय जान रहे थे। आम इंतखाबात की डेट अनाउंस कर दी है गई है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि 28 जनवरी की तारीख है। 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर देगा, रिटर्न भी उनको आगाह कर दिया जाएगा। तो तजवीज़ करदा जो तारीख है उस पर इंतखाबात कराने की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। 28 जनवरी 2024 की तारीख तजवीज़ की गई है। बराह रास्त आपको लिए चले, सूबाई वज़ीर आमिर मीर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब ये एक्सरसाइज हो रही है कि किन लोगों को किन बॉर्डर से रवाना करना है। मसलन अगर कोई तोरखम बॉर्डर से उन लोगों को, किसी ग्रोह को, बैच को रवाना करना है तो उसको केपी गवर्नमेंट के हवाले किया जाएगा। इसी तरह बाकी सूबे भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो डिपोर्टेशन के लिए पंजाब को वफाक की जानिब से जुमे और हफ्ते के 2 दिन दिए गए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ सूबों को मुख्तलिफ दिन दिए गए हैं जिनमें वो अपने सूबों से हिरासत में लिए गए गैर कानूनी लोगों को, अफराद को अलग-अलग दिन डिपोर्ट करेंगे। और पंजाब की काबीना ने डिपोर्टेशन प्लान की जो इसका ऑपरेशनल प्लान है उसकी मंजूरी दे दी है और जो भी सूबा इन लोगों को डिपोर्ट कर रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो है इन गैर मुल्कियों की, बोर्डिंग और लॉजिंग, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। तो इसके साथ साथ ये भी वजाहत करनी है कि सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जिनका स्टेटस गैर कानूनी है और इस अमल में किसी ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये यकसा तौर पर तमाम गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो जारी है। इसमें अब ये भी वजाहत करनी है कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखने वाले अफराद यानी जिनके पास एक POR कार्ड होता है उनके ख़िलाफ़ अभी इस स्टेज पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और ये भी बताना मकसूद है कि पाकिस्तान ने हमेशा से ज़िम्मेदार रियासत की तरह मुहाजिरीन की मेज़बानी की है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी बंदा गैर कानूनी तौर पर जब दाखिल होता है या वहाँ पर वो गैर कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर उसका स्टेटस गैर कानूनी होता है तो उसको डिपोर्ट किया जाता है।
इसलिए इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। और पाकिस्तान में भी जो इंटरनेशनल कवानीन हैं उनका इतलाक होता है और डॉक्यूमेंट्स ना रखने वाले गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताता चलूं कि 31 अक्टूबर के बाद भी रज़ाकाराना तौर पर जो भी गैर मुल्की वापस जाना चाहे अपनी फैमिली के साथ उसको जाने की इजाज़त होगी। और ऐसा नहीं है कि 1 नवंबर से ऐसे लोगों को रोका जाएगा कि अब आप नहीं जा सकते। यानी जो जाना चाहेगा इस दौरान और उसके बाद भी उसको रज़ाकाराना तौर पर जाने की इजाज़त होगी। लेकिन जो लोग गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं और वो पकड़े जाते हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। फिर उनके पास रज़ाकाराना तौर पर वापसी का जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाता है। और पहले मरहले में उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया इन्हें होल्डिंग एरियाज़ में रखा जाएगा जो पंजाब में मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए हैं। आर्जी कैंप्स होंगे ये, जिनमें ख़वातीन और बच्चों को एहतराम के साथ अलहदा रखा जाएगा, बीमारों का ख्याल रखा जाएगा, और जो भी शख्स वापस जाना चाहे उसको अपने साथ 50,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी जो है वो ले जाने की इजाज़त होगी। ये भी बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में 1 नवंबर से यानी 31 अक्टूबर के बाद अगर कोई पाकिस्तानी शहरी किसी गैर मुल्की को पनाह देने में मुलव्वस पाया गया या उसने उसको किराए का घर दे रखा है या वो उसके साथ कारोबार कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी। और गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड और जैली रिहाइश के पाकिस्तानी शहरियत के कागजात रखने वाले भी बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। और बड़ा मसला ये है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम जो गैर मुल्की हैं वो हर तरह की सहूलियात हासिल कर रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। इनसे कई जो हैं वो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताया था कि इस बरस जो 24 सुइसाइड बॉम्बिंग्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुई हैं उनमें 14 बॉम्बिंग्स में अफ़गान नेशनल जो थे वो सुइसाइड बॉम्बर्स थे। तो ये अब ऑपरेशनल प्लान भी तैयार है और अब से चंद रोज़ बाद ये कार्रवाई जो है ये फुल एक्शन में आ जाएगी। तो ये आपको बताना मकसूद था। कोई आप सवालात हों तो कर लीजिए। अभी तो आपने कहा बोला रज़ाकाराना तौर पर, इसकी थोड़ी सी वजाहत करें कि जो रज़ाकाराना तौर पर जाते हैं तो उनको क्या दोबारा से क्या सूरतें होगी, और जो रज़ाकाराना पकड़े जाने के बाद जो उन्हें आप डिपोर्ट करते हैं तो किन किन सूरतों से महरूम हो जाने के, और वीज़ा मिलेगा क्या? नहीं, सिंपल बात है कि अभी आपको एक ऑप्शन है कि आप खुद चले जाएं, जो नहीं जा रहा वो पकड़ा जाएगा। ठीक है ना जी? डिपोर्ट हो गए? नहीं, डिपोर्ट तो हो गए, लेकिन अभी इस वक्त आपको पता है कि बसें भर भर के रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग, वो फिर जब हम पकड़ के भेजते हैं तो फिर वो हर तरह के रैकेट में इस तरह आएगा कि उसके खिलाफ जो है ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, उसका नाम जो है वो ऐसी लिस्ट में आ जाएगा जिसमें हम अगली जो गवर्नमेंट है जिस भी मुल्क की होगी उसको भी उनके नाम दे दिए जाएंगे और उसके लिए फिर ज़्यादा मुश्किलात होंगी। नहीं, ये पंजाब की हद तक है और इसमें 61,000 पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था हमारा एस्टीमेट है, उसमें से 99,000 जो हैं उनकी निशानदेही हो गई है। उनमें से अब जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर मैपिंग हो रही है ना, ये अब कल रात तक की फ़िगर है। अब ये हो सकता है कि फ़िगर कल तक जो है वो इसमें 10,000 का इजाफा हो जाए। तो ये
साथ साथ फिगर जो है ये बढ़ती रहेगी हर गुजरते दिन के साथ। सर, खवालियों के अलावा कोई और गैर मुल्की भी पकड़े गए जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ रह रहे थे? देखें, जो भी जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अब हमें किसी की भी शनाख्त जो है वो जाहिर नहीं कर रहे, वो फिर एक ख़ास इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाता है। आपने कहा कि 50,000 रुपए तक की अपनी मालियत की प्रॉपर्टी यहाँ से लेके जा सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि 31 अक्टूबर डेडलाइन है गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की, इसके बाद हर सूरत पाकिस्तान से जाना होगा। वक्त हुआ ब्रेक का। और अभी पाकिस्तान लाइव में वक्त हुआ है 10 नेशनल खबरों का। IMF की एक और शर्त पूरी, हुकूमत ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतें 200% तक बढ़ा दी हैं। इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। कौमी एयरलाइन की माली मुश्किलात, विफाक मदद को आ गया। PIA के लिए 20 अरब रुपए नया कर्ज और हुकूमती कर्ज 6 माह के लिए रीशेड्यूल किए जाने का इम्कान। ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग में अहदाफ के हुसूल को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक का शोबों में ताउन का खैर मकदम। चेयरमैन PTI को रिलीफ न मिल सका, इखराज मुकदमा और साइफर केस में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। शेख रशीद गिरफ्तारी के केस में लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश हुए। अदालत ने बयान दिया कि मुल्ज़िमान को फी सबीलिल्लाह माफ करता हूं। अदालत ने शेख रशीद के बयान के बाद पटिशन निपटा दी। फैजाबाद धरने का जिम्मेदार कौन है? वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात जमा कराने का आज आखिरी रोज है। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात जमा कराने के लिए 8 घंटे का वक्त बढ़ा दिया। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के तदारुं के लिए बड़ा फैसला, दारुल हुकूमत में साइकिल किराए पर देने के मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाने के लिए स्कीम बनाने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह मुस्ताफी हो गए। वज़ीर आज़म ने तौकीर शाह का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। और इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता, 279 रुपीज़ 95 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे की कमी, अब 281 रुपीज़ 50 पैसे पर डॉलर की फरोख्त जारी है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त प्रेस टॉक कर रहे हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट को पिकअप करेंगे। LDA को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। सेक्रेटरी हाउसिंग मौजूद हैं, इनको ये प्रोजेक्ट की टास्किंग दी है कि इन्होंने टाइमली इसको कंप्लीट करना है। CBD के सारे प्रोजेक्ट्स की ये खुद सुपरविजन कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स को टाइमलाइन के अंदर अंदर कंप्लीट कराए, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क इंशाल्लाह ताला, बट हो जाएगा। अच्छा CM साहब, इस वक्त अफगानियों का इशू चल रहा है, 3 से 4 दिन रह गए हैं, तो इसके हवाले से कोई फिगर आई है सामने कि पंजाब में कितनी तादाद है और जो लोग उनको रखेंगे अपने साथ या छुपाएंगे तो उनके हवाले से भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखें, जो तकरीबन तादाद तो हज़ारों में और बड़ी तादाद है। मैं इस टाइम एग्जैक्ट नहीं कहना चाहूँगा। मेरे ख्याल में आमिर मीर साहब ने भी थोड़ी देर पहले एक पूरा ब्रीफ किया होगा मीडिया को, लेकिन उनके ख़िलाफ़ 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 31 अक्टूबर उनके लिए आखिरी डेडलाइन है। जो छोड़ जाएगा, अदरवाइज़ हम उनने पूरी अपनी अरेंजमेंट कर ली है और उसमें कोई माफ़ी नहीं है। प्लस जो बंदा पंजाब में उनको हेल्प कर रहा होगा रहने में या किसी भी तरीके से उनको इलीगल छुपाने की कोशिश करेगा, उसके ख़िलाफ़ भी काफ़ी सख्त क्रैकडाउन का फैसला हुआ है। उसके लिए भी कोई माफ़ी नहीं है, जिस तरह बाकी इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए उसी तरह। कपास की रिकॉर्ड पैदावार हुई पंजाब में और काश्तकार को जो वफाक ने पैसे देने थे 8500 के हिसाब से वो नहीं दिए और सबका रिकॉर्ड भी टूटे, तो ये ज्यादती नहीं है काश्तकारों के साथ? बीच में प्राइस नीचे गई थी तकरीबन 10-15 दिन। हमने काफ़ी टेकअप किया है, TCP भी एक्टिव हो गई है, सारा कुछ हो गया है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कल परसों से दोबारा प्राइस पिक की हुई है। अगर कहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी, फेडरल गवर्नमेंट भी तैयार है इंटरवीन करने के लिए, हम भी तैयार हैं। लेकिन तकरीबन आखिरी 10% फार्मर रह गया और मेरा फार्मर को फिर मैसेज है, आपने अपनी सस्ती कपास नहीं बेचनी, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको पूरी करा के देंगे प्राइस। तो
बड़ी उम्मीद है मुझे कि जिस तरह 2-4 दिन में प्राइस बढ़ी है ये वापस नॉर्मल पे चली जाएगी। की कीमतों में एक बार तो फिर इजाफा होने जा रहा है और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये है कि जो गंदम की इजरा पॉलिसी आपने देनी थी वो ऐलान तो हो चुका है लेकिन अभी तक दी नहीं है। उसकी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है, उसकी फ़ाइनल प्राइस बस अगले 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएगी। हमारा बजट मंडे की सुबह आ रहा है क्योंकि हमारा 4 महीने का दिया था तो 4 महीने का बजट एग्जॉस्ट हो गया है, तो हमने लीगल एक्सपर्ट से बात करके अब हम मंडे को अगला बजट पेश करेंगे, तो उसमें आई थिंक या उसमें या उसे 1-2 दिन बाद हम उसको फाइनल कर देंगे। बजट 4 महीने का होगा या 4 महीने? 4 महीने। ये पूछा था कि आपके हॉस्पिटल्स का थानों का दौरा रहा, हॉस्पिटल में जो सूरत बेहतर है, जाहिर है आपकी सुपरविजन में जो सेक्रेटरी वहाँ पे हैं तैनात। मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि 31 नवंबर जो है वो डेडलाइन है गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों के लिए, और जो मावनत करेगा आयशा वो भी सज़ा का मुस्तहिक है। ये मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है। नाजरीन, पाकिस्तान लाइव से फिल वक्त इतना ही। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे द न्यूज़ रूम के न्यूज़ स्टूडियो में, जहां हमारे साथी एंकर्स मौजूद हैं ज़ौक और जवेरिया। ज़ौक और जवेरिया, आज द न्यूज़ रूम की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं? आयशा एंड मारिया, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने हमें इंट्रोड्यूस कराया। और बिल्कुल न्यूज़ रूम में हम बहुत सी आज ख़बरों पे बात करेंगे, इश्यूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम बात करेंगे, जो इंतखाबात के हवाले से डेट उन्होंने तजवीज़ किया। इसके साथ साथ दीगर इशूज़ भी होंगे, इन सब पे हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो तमाम इशूज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे।